वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं और आपको बताएं कि अभी हाल ही में पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म दरिया के इस पार ने न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में 3 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। और सबसे ख़ास बात आपको बताएं कि इस फिल्म की जो प्रोड्यूसर हैं निगहत अकबर शाह चित्राल से ताल्लुक़ रखती हैं और 30 मिनट दौरानिया की ये फिल्म की कहानी है जो चित्राल में ख़वातीन के साथ जो ज़्यादती है, ख़ुदकुशी के वाक़यात हैं, उन्हीं के गिर्द घूमती है, जिसके ज़रिए माशरे में नफसियाती मसाइल की जानिब तवज्जो दिलाई गई है और जहनी सेहत से मुताल्लिक शऊर भी उजागर करने की कोशिश की गई है। किस तरह तालीम और शऊर की कमी जो है वो नफसियाती मसाइल में घिरे लोगों को संगीन इक़दामात उठाने पर मजबूर करती है। निगहत अकबर शाह का कहना है कि वो चाहती हैं कि चित्राल में ज़हनी सेहत से मुताल्लिक इदारे हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि जब लोगों को ऐसे मसाइल का सामना करना पड़े तो उनकी मदद के लिए कोई तो वहाँ पर मौजूद हो। बिल्कुल ऐसा ही है। उनका कहना ही है कि ख़वातीन जो हैं वो इस तरह के मसाइल से दो चार हैं और फिर जब उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर वो खुदकुशी जैसे काम जो है उनकी तरफ बढ़ती हैं। और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए या उन ख़वातीन को हौसला और हिम्मत देने के लिए, उनको तरगीब देने के लिए उन्होंने ये मूवी जो है वो बनाई है जिसने 3 अवार्ड्स जो वो जीती हैं। जी, बात करेंगे फिल्म प्रोड्यूसर निगहत अकबर शाह मौजूद हैं, आप समाजी कारकुन भी हैं। निगहत, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये शॉर्ट फिल्म आपने बनाई है, किन मसाइल की वजूहात पर बात करने की कोशिश की गई है? मसला असल में है क्या चित्राल में? अस्सलाम वालेकुम, ईशा एंड हमज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। आपने बहुत सारा कुछ आपने खुद एक्सप्लेन कर दिया, बहुत सारे आंसर्स आपके सवाल में थे। जैसे मैं 1-2 चीज़ें यहाँ और ऐड करूँगी। ये जो मसला है ये सिर्फ चित्राल का नहीं है, ये चित्राल, हुंजा, गिलगित, नारान, कागान और जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, इन अदर सेंस ब्यूटीफुल एरियाज़ हैं पाकिस्तान के ना, जो पहाड़ी इलाका जात हैं, उनका ये मसला है। वहाँ पे कोई कुछ अपने ऐसे मसाइल हैं, अलूफनेस है, वहाँ पे थोड़ा डिप्रेशन है, इस वजह से इस तरह के इक़दाम लेने में लाइक मोस्टली यंगस्टर्स और नॉट नेसेसरीली सिर्फ औरतें खुदकुशी करते हैं, मेल भी खुदकुशी कर रहे हैं और औरतों की तादाद 77% है, विच इज़ वेरी हाई। जी, तो जैसे गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपने कहा कि क्या वजूहात हैं खुदकुशी के, राइट? खुदकुशी के बहुत सारे वजूहात हैं। मेरे नज़दीक चंद वजूहात को मैं हाईलाइट करूँगी। उनमें से एक तो ये है कि पहले जिन यूथ के पास फ़ोन भी नहीं होता था, अब उनके पास इंटरनेट आ गया है। इतना इंटरनेट उनके पास है जिससे वो बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि बिज़नेस के लिए वो बहुत स्लो है, बट सोशल मीडिया के लिए वो इनफ है। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और आउटसाइड कल्चर को देखते हैं और ये समझने में वो कासिर रहते हैं कि वो किस तरह से वो बैलेंस क्रिएट करें अपने कल्चर में और दूसरे कल्चर में। और फिर दूसरा ये होता है कि फिर वहाँ पे लोगों के पास तालीम तो आ गई है, लोग बहुत एजुकेटेड हैं, 100% लिटरेसी रेट है, लेकिन अब उस एजुकेशन के साथ उनके पास जॉबलेसनेस है। उनको फिर जॉबलेसनेस की वजह से स्टार्टिंग में ही पेरेंट्स उनको पुश करते हैं टू डू अमेजिंग इन एग्ज़ाम्स और भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या फिर CSS पास करें और सिविल सर्विस में चले जाएं। और आप सोचें कि कितने बच्चे इन 3 जॉब्स में जा सकते हैं। बाकी जो जॉब बचते हैं वो तो टर्शियरी फिर हो जाते हैं। तो इसीलिए एक कंपटीशन का एक माहौल क्रिएट होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी जब बड़े होते हैं तो भी उनके अंदर रह जाती है। ठीक है। अच्छा निगहत, ये बताइएगा, क्या आपने स्कूल की सतह पर, कॉलेजेस की सतह पर इस मूवी को प्ले करवाया ताकि बच्चों को दिखाई जा सके, उनके अंदर शऊर उजागर किया जा सके कि जो आप एक दौड़ में लग गए हैं वो गलत है, आप अच्छे इंसान बने या फिर आप डिप्रेशन का शिकार होकर इन चीज़ों की तरफ ना बढ़ें? नहीं, अभी तक हमने ये कहीं पे भी स्क्रीनिंग नहीं की है, ये फिल्म हमने कहीं रिलीज़ ही नहीं की है अभी तक। ये सिर्फ फेस्टिवल्स में जा रही हैं, बट हमारी यही ख्वाहिश थी कि हम इसको चित्राल में, हुंजा, गिलगित के एरियाज़ में स्क्रीनिंग कराएं। इसको हमने कोविड-19 की वजह से हम बहुत सारे लोग इकट्ठा नहीं कर सकते, इस वजह से हम स्क्रीनिंग नहीं करा सके। लेकिन अभी हमारी ख्वाहिश है कि किसी तरह गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, इसको हर जगह हम स्क्रीनिंग कराना चाहते हैं कि जहाँ से भी इससे फ़ायदा हो। ठीक है निगहत, आपने कहा कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसे इदारे होने चाहिए कि जो लोग इन मसाइल का सामना कर रहे हैं वो वहाँ पर जा सके, उनको फ़ील हो कि कोई तो हमारी बात सुनने को तैयार है, वहाँ पर कुछ उनकी काउंसलिंग भी की जा सके। वो आपका क्या ख्वाब है और उस पर कैसे काम हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है? देखें, ये ऑफिशियल हेल्प के बिना मुमकिन नहीं है। गवर्नमेंट के बिना
ये मुमकिन नहीं है। ठीक है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान में होना चाहिए और चित्राल, हुंजा, गिलगित में स्पेशली होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे सामने ये केसेस आ रहे हैं खुदकुशी के, तो अभी अगर देखा जाए चित्राल में कोई भी एक साइकेट्रिस्ट नहीं है। और मैं ये स्टेटिस्टिक्स खोल के बैठी हूँ, मैं शेयर करती हूँ। जैसे पाकिस्तान में 200 मिलियन लोग हैं जी, इनमें से 100 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 500 लाइसेंस्ड साइकेट्रिस्ट हैं, जो कि 4 लाख लोगों के लिए एक साइकेट्रिस्ट है। तो आप बताएं, कोई भी एक चित्राल में नहीं है। और क्लोजेस्ट जो मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी है वो पेशावर में है, विच इज़ लाइक 8 घंटे से 12 घंटे का रास्ता है। ठीक है। तो ये अगर किसी को पता चल भी जाता है कि मुझे टेंशन, मुझे प्रॉब्लम है, अभी मुझे हेल्प की ज़रूरत है, अब वो जाएं कहाँ? तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं और उनको इनकरेज किया जाए, उनको इंसेंटिव्स दी जाएं कि वो साइकेट्री में स्पेशलाइज करें और काउंसलिंग करें। और वहाँ पे जो भी हॉस्पिटल के अमला हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जाए कि वो ये जो मसले लेकर लोग वहाँ उनके पास जाते हैं, लेडीज़ जाते हैं, उनको समझ सकें कि ये वजूहात, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, ये डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। अच्छा निगत, हम लोग यूजुअली लोगों का रवैया जो देखते हैं वो यही होता है कि वो इस बीमारी को तो बीमारी समझते ही नहीं है। जहनी तौर पे आप थकावट का शिकार हो रहे हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो इस चीज़ को, एग्जाइटी, इन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। आप खुद भी सोशल वर्कर हैं, समाजी कारकुन हैं, आप किस तरीके से ऐसे लोगों की क्या काउंसलिंग करती हैं या किस तरीके से इन लोगों के लिए काम कर रही हैं? देखिए, मैंने यही वजह है कि जैसे कोई अगर आपके सामने आके कहे कि मुझे टेंशन है, मैं अपसेट रहने लगी हूँ, मुझे पता नहीं क्या मुझे परेशानी है, कि मैं खुश नहीं हूँ, तो आप बोलते हो कि यार अल्लाह का दिया सब कुछ है आपके पास, आप क्यों नहीं खुश हो, आप खुश हो जाओ। इसी तरह हम अपनी तरफ से काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम प्रोफेशनल नहीं होते ना, तो हम उनके दिल को और ठेस पहुंचा रहे होते हैं। तो ये अवेयरनेस हमें लोगों के अंदर लाने की ज़रूरत है। मैं लाइसेंस साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट मैं एक ह्यूमैनिटेरियन हूँ, एक अच्छे दिल के साथ मैं इस मसले को देखती हूँ। तो मेरी ख्वाहिश है कि इसी तरह के काउंसलर्स हों हमारे स्कूल लेवल पे, कि बच्चों की स्टार्टिंग से काउंसलिंग हो, और फिर जब वो 9th ग्रेड में जाएं तो करियर काउंसलर्स हों, जब वो चूज़ कर रहे होते हैं कि उनको कौन से फील्ड में जाना है, और फिर करियर काउंसलिंग एंड कॉलेज काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है होना। ठीक है निगत, हमें ये भी बता दीजिएगा कि एक स्टार्टअप था, 3 लड़कों ने एक ऐप बनाई, उस पर काम कर रहे थे। वो कुछ चित्राल के अंदर ही कुछ सामान लेके जाना होता था, कुछ रोज़गार से मुतल्लिक कुछ चीज़ थी, वो क्या है, उसमें आपने किस तरह से इन्वेस्ट किया, वो आइडिया क्या था, किसका था? अच्छा, ये आइडिया था इन 3 नौजवानों का। इनके नाम खालिद महमूद, नूर जमान, मैं नाम लेना चाह रही हूँ स्पेशली, और शफीक अज़म। तो ये 3 नौजवानों ने, अगर मैंने रॉन्ग लिया है तो सॉरी, ये 3 नौजवानों ने मिलके ये स्टार्ट किया। मुझे नहीं पता था इन्होंने कब स्टार्ट किया, बट 2018 में जब मुझे पता चला कि जैसे इन्होंने स्टार्ट किया, मैंने इनको फॉलो करना शुरू किया, क्योंकि ये अपनी नौइयत का एक अमेजिंग इक़दाम था कि इन्होंने, अक्सर इन इलाकों में ये होता है कि ब्रेन ड्रेन होता है, कि जो एजुकेटेड बच्चे वहाँ आते हैं वो शहरों की तरफ चले जाते हैं। तो इन लोगों ने हट के कुछ काम किया, चित्राल में रहने को फोकियत दी। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मैंने कोशिश ये की कि फिर मैं इनको फॉलो करूं, और 2 साल तक मैंने ये देखने की कोशिश की कि वो किस तरह से इस बिज़नेस को आगे लेके जाते हैं। और जब मुझे लगा कि 2 साल इनके कंप्लीट हुए, और मुझे ये भी फील हुआ कि उनको और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, वो आगे नहीं ले जा सकते थे, तो मैंने उनके साथ इन्वेस्ट किया। अच्छा, तो जब मैंने उनके साथ इन्वेस्ट किया, उनमें से एक अभी इस दुनिया में नहीं है, जो भी एक फाउंडिंग मेंबर थे, बट उन्होंने बहुत पहले ही इस कंपनी को छोड़ दी थी। तो ये एक चीज़ उन्होंने स्टार्ट किया। मैं इसके बाद, और उन्होंने ये काम इसका ये है कि ख़रीदारी घर बैठे आप करा सकते हो, सवारी आप करा सकते हो, आपको अगर कहीं जाना है आप टैक्सी मंगवा सकते हो, और फिर अगर आपको कुछ भी लाइक एनीथिंग दे कुड डू फॉर यू, यू जस्ट कॉल देम। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया निगत, आप हमारे मौजूद थी, सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी। अच्छा, उनकी गुफ्तगू भी हमने सुनी, आगे चलेंगे इशाल। और एक और अहम चीज़ है, और इशाल को जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, सयाहत, उससे मुताल्लिक है ये। बिल्कुल ऐसा ही है, और सयाहत से मुताल्लिक बड़ी अहम पेशरफ्तें हो रही हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC के इजलास में सयाहत के हवाले से अहम इतलात सामने आ रही हैं कि जिनके तहत कोरोना के माहौल में
अब महफूज सयाहत के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि किस तरीके से आप महफूज भी रहें और सयाहत का शौक भी पूरा होता रहे। और NCOC के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा ने महफूज सयाहत ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया, जिसमें सयाहती इंडस्ट्री से जुड़े मुख्तलिफ अफराद ने शिरकत भी की है। और इन इकदाम के तहत उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान में कोरोना के बावजूद जल्द सयाहत बहाल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो आप देख रहे हैं कि हम लोग बाहर निकलते हैं लेकिन हम लोग SOPs को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। तो किस तरीके से इंश्योर किया जाएगा, किस तरीके से तरतीब मतलब क्या होगी, किस तरीके से अपने SOPs को फॉलो करना है, फिर अपने ट्रैवल एक साथ करना होता है, स्टे आपका होता है, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर अब ट्रेनिंग दी जा रही है। MD टूरिज्म हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताबुर रहमान राना साहब। राना, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कोरोना से महफूज सयाहत के लिए किन किन स्टेक होल्डर्स की तरबियत की जा रही है, क्या प्लान है ये? जी अस्सलाम वालेकुम, आप सबका शुक्रिया इस टॉपिक के ऊपर बात करने का। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह मईशत के दूसरे शोबे बहुत हद तक कोरोना से मुतासर हुए, उसी तरह टूरिज़म का जो शोबा है वो भी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। और इस चीज़ का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि वो इंडस्ट्री जो कि 1.5 ट्रिलियन US डॉलर सालाना कमा रही थी, वो बिल्कुल 90% डाउन हो गई और बिल्कुल डाउन बॉटम के ऊपर बहुत सारे मुल्कों ने तो अपना टूरिज़्म बिल्कुल बंद कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने इस चीज़ को देखते हुए इस चीज़ को बहुत अहमियत दी कि हमें एक ऐसा सेफ़ एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म कोरोना के दिनों में प्रमोट करना है जिसकी वजह से लोगों का रोज़गार भी मुतासर ना हो और सियाहती मकामात पर जाने वाले जो सयाह हैं वो भी वहाँ महफूज तरीके का सयाहत कर सकें। तो पहला तो अमल ये था कि सारे स्टेक होल्डर्स की कंसल्टेशन के साथ SOPs डेवलप किए गए जो कि होटल्स के लिए, टूर ऑपरेटर्स के लिए, सयाहों के लिए, और उसको फिर सोशल मीडिया के ज़रिए एक डिसेमिनेशन कैंपेन के ज़रिए फैलाया गया ताकि लोग पूरी तरह अवेयर हो जाएं। तो इस वक्त दोबारा हुकूमत ने सियाहत का शोबा खोलने का ऐलान कर दिया है और अब सयाह सियाहती मकामात पे जाना भी शुरू हो गए हैं। तो जो पहला अमल किया गया है वो ये कि जो वहाँ पे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, टूर ऑपरेटर हैं, उनके लिए शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं जो कि सूबाई हुकूमतें अपने अपने इलाकों में कर रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी अवेयरनेस में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया कि वो किस तरह से कोरोना की SOPs को अप्लाई करेंगे और महफूज और ज़िम्मेदाराना सियाहत को प्रमोट करेंगे। ठीक है आफ्ताबुर रहमान साहब, एक तो है SOPs को फॉलो करना, उसकी आप तरबियत दे रहे हैं, दूसरा है वैक्सीनेशन। क्या सयाहत के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी लाजमी करार दिया जाएगा? जी, हुकूमत जैसे कि आपको पता है बहुत कोशिशें कर रही है कि लोग वैक्सीनेशन को जल्द से जल्द करवाएं और मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लिए भी वैक्सीनेशन की सहूलतें प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो ख़ास तौर के ऊपर वो सयाह जो कि 50 साल से ऊपर होंगे उनके लिए ये एक कंडीशन रखी गई है कि वो वैक्सीनेशन करवा के सियाहती मकामात पे जाएं ताकि उनकी जान को किसी किस्म का कोरोना का ख़तरा ना हो, क्योंकि वो सीनियर सिटीज़न भी हैं। जो उससे छोटी एज के लोग हैं 40 और 30 के, उनके लिए भी ये कंडीशन जुलाई के बाद से रखी जा रही है कि वो भी वैक्सीनेशन के बाद जाए। मकसद ये है कि सियाहत को सेफ़ और रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए ताकि सियाहत की वजह से दूर दराज के इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में कोरोना ना फैले, क्योंकि वहाँ पे आपको पता सेहत की सहूलतें उतनी अच्छी नहीं है। अगर वहाँ पे ये वबा तेज़ी से फैलती है तो हुकूमत के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा हमारी जो कोशिश है वो ये है कि हम सियाहत को खोलें लेकिन एक ज़िम्मेदाराना तरीके के साथ और एक सेफ़ तरीके के साथ। तो इसलिए ये वैक्सीनेशन की जो कंडीशन है इसको आम किया जा रहा है कि लोग वैक्सीनेशन करवा के जाएं ताकि खुद भी महफूज रहें और वहाँ के दूसरे लोगों को भी महफूज रखें। ठीक है रन साहब, ये बताइएगा, तरबियत करने की हम बात कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग की भी बात कर रहे हैं, वो इतना आसान हमें कहने में लग रहा होता है, इतना आसान प्रोसीजर होता नहीं है, उसको कैसे फॉलो किया जाएगा? और हमने इस वबा से कभी भी मतलब हम नबरदाज़मा अभी ही हैं, हमारे लिए ये वबा जो थी नई थी, तो इसकी ट्रेनिंग भी जो है कुछ टेक्निकल होगी, कुछ मुश्किल होगी, उसके लिए क्या प्लान बनाया गया? जी देखें, जैसा कि आपको पता है कि ये एक टोटली एक नए किस्म का मर्ज दुनिया भर में सामने आया और आहिस्ता आहिस्ता हमें इसको समझने की और इसके बारे में इक़दामात करने की तरफ
मुख्तलिफ मराहल से गुज़र के, लेकिन अभी इस हद तक लोगों की, आवाम की और जो इंडस्ट्री का स्टेक होल्डर है वो अवेयरनेस हो गई है कि ये हमारे अपने मफाद में है कि हम जो तयशुदा SOPs हैं उनको फॉलो करें और उसके ज़रिए हम इस चीज़ को सियाहों की नज़र में भी बेहतर करें। अब बहुत सारे सियाह फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ॉरेन कंट्री से हो सकता है पाकिस्तान ना आ रहे हों, शायद वो समझते हों कि यहाँ पे जो SOPs की इम्प्लीमेंटेशन का स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है। तो अगर हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो अच्छी कोशिश करेंगे, अच्छी तरीके से SOPs को अडॉप्ट कर लेंगे, तो यकीनन वो फॉरेन टूरिस्ट जो कि अभी शाये हैं पाकिस्तान आने में, वो भी आना शुरू हो जाएंगे। तो हुकूमत भी अपनी सतह के ऊपर पूरी तरह कोशिश कर रही है कि ट्रेनिंग के ज़रिए, अवेयरनेस के ज़रिए सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। ठीक है, आफ्ताबुर रहमान राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पास आप बात कर रहे थे और इसका हिस्सा बने, और इशाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुकूमत तो कोशिश करेगी और अहमदी टूरिज़्म जिस तरह से कह रहे थे ये भी कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है हमें भी पूरी करनी पड़ेंगी। हम सारा कुछ हुकूमतों पे या इंतज़ामिया पे नहीं डाल सकते। एग्जैक्टली, आपको अगर जाना है तो आपको तमाम जो प्रिकॉशंस हैं, जो मेजर्स रखे गए हैं, सेफ्टी मेजर्स, उनको आपको अपना के जाना चाहिए, ना कि आप ऐसे ही बस गए हैं और आप फिर वहाँ पर वायलेशंस कर रहे हैं, SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप तरह तरह के इस तरह के इकदाम करें जिनसे आपको कोरोना खुद ही आपको आके आ लगे, तो वो ना करें, वैक्सीनेट लाजमी हो जाए। पूरी ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी अगर आप गफलत बरत रहे होंगे, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अच्छा इशाल, वफाक और सिंध की जो लफ्जी जंग है ना, उसमें मजीद शिद्दत आ गई है, दोनों जानिब से इल्जामात का सिलसिला जारी है और अवाम हैरान है कि उनके मसाइल कौन हल करेगा, ये तो आपस में लड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाक से तरक्याती कामों में 25% हिस्से का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना है कि दूसरे सूबों को 400% ज़ायद दे रहे हैं, और तो हमें भी 25% जो है वो बढ़ाएं या हमें दें। मतलब इस हवाले से वो कहते हैं कि हमेशा हमें हिस्सा पूरा नहीं मिलता। वो कहते हैं जी, कराची में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर रहे थे और वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध के लिए 1.5 अरब रुपए की सिर्फ 2 स्कीमें हैं और पंजाब के लिए सिंध से ज़्यादा फंड्स रखे गए हैं। वज़ीर आज़म को ख़त में लिखा है कि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाई जाए वरना मज़ाहमत करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की वो बात क्यों कर रहे हैं, क्या कहा उन्होंने, आपको वो सुनाते हैं। ने अपने आखिरी खत में लिखा है कि मुझे लगता है कि मैं बैरों लोगों से बात कर रहा हूँ। 6 सफ़ों का खत था और उसमें कोई 6 सफ़ों के और एनेक्स्चर्स थे। वो प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजा कि सिंध के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो आपको बताएं। हमें फ़ायदा देने की बजाय और नुकसान दे दिया। सिंध की 5 साल पुरानी स्कीमें चल रही हैं, 1.5 अरब रुपए। इस साल कोई स्कीम ना NHA में है ना फाइनेंस में है, यानी फाइनेंस की वो स्कीमें होती हैं जो सूबा एग्जीक्यूट करता है उनके लिए। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाए, इधर नहीं बर्दाश्त करेंगे हम। वी विल रेजिस्ट। ये इस तरीके से सिंध को ट्रीट ना करें, 2 पाकिस्तान ना बनाए। बिल्कुल जी, और ये पाकिस्तान ना बनाए। और सिंध सरकार के इन्हीं इल्जामात पर वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी तरक्की असद उमर मैदान में आ गए। उन्होंने जवाब दिया है कि सिंध हुकूमत ने 1 इंच मोटरवे का सूबे में नहीं बनाया। इस वक्त सिंध में 90 अरब रुपए जो हैं वो मनसूबों में जारी किए गए हैं। 90 अरब रुपए के मनसूबे इस वक्त जारी हैं। और इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे असद उमर साहब, उन्होंने कहा सिंध को तरक्याती बजट का भरपूर हिस्सा मिल रहा है। हम सिंध में नाले साफ कर रहे हैं, कचरा हम उठा रहे हैं। जो सूबे की जिम्मेदारी थी, वफाक सिंध के अवाम के लिए काम करता है, सिंध हुकूमत के लिए काम नहीं करता है। और हम अवाम को पैसे दे रहे होंगे, आपको पैसे नहीं दे रहे होंगे कि हमें पता है कि फिर आपका क्या होता है, पैसा बाहर चला जाता है। वो सुनते हैं क्या कहते हैं असद उमर साहब। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, 6 दफा सूबे में हुकूमत आई है। 1 इंच मोटरवे का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाया सिंध के अंदर। 1 इंच। इस साल के अंदर जो सिंध के अंदर मंसूबे हो रहे हैं वो 93 अरब रुपए के, 90 अरब रुपए के मंसूबे हैं। सिंध के अंदर 93 अरब पंजाब के हैं। तो पहला तो आगे जवाब क्या सिंध को हिस्सा मिल रहा है? जनाब, भरपूर हिस्सा मिल रहा है। मैं सिंध के अंदर नाले साफ कर रहा हूं, मैं कचरा उठा रहा हूं, मैं वो तजावुजात, गैर कानूनी तजावुजात जिसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है कि उन्होंने ही नहीं बनने देने थे, उन गैर कानूनी तजावुजात को हटाने के लिए लोगों को मुआवजा वफाक अदा कर रही है। तो जनाब, हम तो सिंध के अंदर गलियां नालियां बनवा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में कहीं और नहीं हो रहा। मतलब ये तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। सिंध के मसाइल का हल क्या है, आपने दोनों तरफ से बात सुन के खुद ही अंदाजा लगा लिया होगा। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।